तो आज जो टॉपिक है वो राउंड नंबर के ऊपर टॉपिक है। जैसे आज के मार्केट में आपने बताया कि सर कभी कभी मार्केट में परेशानी होती है, सारी चीज़ें वो सिर्फ इसलिए होती है कि अभी हमने राउंड नंबर का जो खेल है ना मार्केट के अंदर वो समझा नहीं है। हम आज से वो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। 2 से 3 दिन हमारा ये टॉपिक चलेगा। हम 2 से 3 दिन के अंदर लगभग 6 से 6 महीने के आसपास का चार्ट हम इसमें रीड कर लेंगे। 6 महीने का चार्ट हम लोग शायद देख लेंगे इसके अंदर, और अगर 6 महीने का चार्ट 2-3 दिन में नहीं होता तो 1 हफ्ते तक हम ये क्लास चलाएंगे। अब यहाँ पे राउंड नंबर की जो तकलीफ आप लोगों को होती है, तो आई होप कि क्लास के बाद आप लोगों को कोई तकलीफ आगे नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मैं राउंड नंबर की जो थ्योरीज मैं जानता हूँ वो थ्योरीज जो मैंने निकाली है चार्ट में वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज का क्लास उसी के ऊपर है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर मार्केट में कभी बाइंग का मोमेंटम आता है, कभी सेलिंग का आ जाता है। जितना सेलिंग होती है उतनी बाइंग होती है, उसके पीछे का क्या लॉजिक क्या हो सकता है। अभी जो ये मूव आया बॉटम से लेके टॉप तक, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसको देखने के लिए कितनी आंखें हैं वो आंखों को हमको लेके आना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि ऐसी मोमेंटम में हम मार्केट में बाइंग भी करेंगे, हम मार्केट में सेलिंग भी करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ये जो मोमेंटम आया है इस मोमेंटम का क्या मतलब होता है। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट आपको बताए गए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स हैं। ये जो बाइंग का मोमेंटम होता है इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स कैसे पता लगेंगे, ये देखो, अगर मार्केट में ये जो 2 टाइप्स आपको देखना है तो सबसे पहला टाइप ये देखो कि ये जो रैली आई है, ये रैली आई कहां से है। अगर ये रैली एक्सपायरी डे की रैली है, कोई मंथली एक्सपायरी है, कोई वीकली एक्सपायरी में मेजर इंडेक्स ने कोई सीधा नॉन स्टॉप मूव किया है, तो एक्सपायरी डे के चार्ट को कभी भी अपनी लर्निंग के अंदर, एनालिसिस के अंदर लेके मत आना। क्यों नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बनाए जाते हैं वो हमेशा पैटर्न काम नहीं करते हैं। वो एक साइकोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट के अंदर क्रिएट किए जाते हैं डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने के लिए। वो स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है, तो एक तो एक्सपायरी डे का मूव हो सकता है। ऐसा ही एक मूव पीछे के समय आया था, जिस मूव के बारे में मेरे से जो बात हुई थी, राजेंद्र जी से बात हुई थी, और उनको मैंने बताया था कि जो एक्सपायरी डे होता है उसकी लर्निंग को अपने अंदर आपको लेके नहीं चलना है, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड मूव होते हैं, आप उसको काउंटर नहीं कर सकते, उसको हम समझ जरूर सकते हैं। तो एक तो एक्सपायरी का मूव है, तो एक्सपायरी के मूव को क्या करना है, उस पर भरोसा करके नहीं चलना है, बिल्कुल पहली बात। दूसरी बात, ये जो 2 टाइप्स के मूव होते हैं, एक मूव तो होता है मार्केट में डाउन साइड में, यानी कि प्राइस में कोई कंटिन्यूएशन 3 से 4 दिन की गिरावट अगर है, और मान लो आज एक्सपायरी डे नहीं है, 3 दिन तक 4 दिन तक मार्केट लगातार गिर रहा है, और उसके बाद मार्केट ने अपना किसी पर्टिकुलर एक नंबर का, कोई लेवल का मार्केट ने ब्रेकडाउन करके रिकवर करके क्लोज किया, या फिर मार्केट ने वहां पे अगले दिन मार्केट ने कोई मतलब बहुत अच्छी रैली करी। ध्यान रहे एक्सपायरी डे नहीं है। अगर ये बॉटम से गया है, बॉटम में कभी भी हम यहाँ के सेलर को टारगेट करने का प्लान नहीं बनाएंगे। आपको हमेशा कॉल साइड का प्लान बनाना है। एसएल हो जाता है तो होने दो, क्योंकि 1-2 बार के एसएल से आपका ये ट्रेड का सेटअप खराब नहीं होने वाला। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये डाउन साइड के रैली के अंदर आता है कि आपको कॉल साइड का प्लान करना है। ध्यान फिर से रहे, एक्सपायरी डे का मूव अगर नहीं है तो मैं बात कर रहा हूं, अभी एक्सपायरी का होगा तो मैं समझाता हूं क्या करना है। दूसरा इसका पॉइंट क्या हो सकता है, मार्केट में जो मूव आया वो अप ट्रेंड में आया। अभी कौन सा ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में मूव आया, तो अपने को कॉल साइड के अंदर एक्सपेक्टेड करना है। अगर ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के अंदर ऊपर मार्केट में सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है और मार्केट ने कोई रैली करी है, तो आप चार्ट में सोचो कि क्या करने वाले हो। मार्केट में कोई गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन खुला। गैप डाउन के केस में अगर पहली दूसरी कैंडल में प्राइस रिकवर हो जाता है तो ये जो गैप डाउन था केवल साइकोलॉजिकल चीजों को चेंज करने के लिए था, तो वहां पे कॉल साइड का प्लान होगा। फ्लैट और गैप अप में ऊपर एसएल नहीं है, आपके पास मजबूरन नियर बाय सेल जो बायर्स हैं इनको टारगेट करने के लिए सेल साइड का ही केवल प्लान होता है। कब, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। तो इसका यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट है। तीसरा कंसेप्ट क्या है, इस तरह की जो रैली आती है अगर वो एक्सपायरी डे के अंदर आई या मार्केट में बॉटम से इस तरीके की रैली आई, अगर एक्सपायरी डे नहीं है, मान लो एक्सपायरी डे है और बॉटम में यानी कि डाउन ट्रेंड में ऐसी रैली आई, तो क्या करना होता है, आप यहाँ पे सेलिंग कर करके मर जाओगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग कर करके मर जाओगे भाई साहब। प्राइस आपका ऊपर के ऊपर निकलता रहेगा, तो अकाउंट खाली करने से अच्छा है ना एक बार तसल्ली से स्टॉप लॉस चुपचाप लेके बैठ जाए। ये थोड़ी हमेशा काम करेगी। अगर मार्केट में एक्सपायरी डे हुआ तो ये सोचो, यहाँ पे इस चीज की थिंकिंग करो, मार्केट ने इतने बड़े मूव के बाद एक सेलिंग मूव क्यों दिया, उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। मार्केट इतने बड़े रैली को अगर एक्सपायरी में केवल दिखावटी के लिए करके गया या मार्केट में कुछ हुआ है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का ध्यान रखना है। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या होंगे वो मैं अभी आपको समझाता हूं।
पहले आप यहाँ पे देखिए इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। एक दिन ट्रेडर यानी कि बड़े प्लेयर मार्केट को पूरा ऊपर रखेंगे, नाक की सीध में रखेंगे, दूसरे दिन नाक की सीध में गिरा भी देंगे, आपके एसएल हो जाएंगे कॉल साइड में, कोई बात नहीं। अब आप समझो एसएल लेने के बाद आपने क्या सीखा। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है भाई, जितनी रैली हुई मार्केट ने गिरा दिया, इसका मतलब यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो चाहता क्या है। स्मार्ट मनी ये चाहता है आप मार्केट का ट्रेंड ना समझ पाओ कि वो क्या चाहता है, वो अपने फुटप्रिंट नहीं देना चाहता, इस प्रकार की वो गिरावट करेगा। सर स्मार्ट मनी को लॉस नहीं हो रहा क्या? नहीं, स्मार्ट मनी को यहाँ पे तब तक लॉस नहीं होगा जब तक उसके अगेंस्ट में कोई बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर नहीं आ जाता, तब तक स्मार्ट मनी सेफ है। क्योंकि जब वो पैसा कॉल साइड में लगा के गया, मेजर क्वांटिटी उसके पास पड़ी हुई है, रिटेलर वगैरह को पूरी तरीके से निकाल के सेलर को अच्छे ढंग से बिठाने के बाद वो कुछ इस प्रकार का ब्रेकडाउन करता है, और करने के बाद अगर अगले दिन मार्केट में कोई ओपनिंग वगैरह के बाद मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम करता है, तो या तो मार्केट आपको कॉल साइड में जाता दिखेगा, या फिर इसका दूसरा केस क्या हो सकता है, मार्केट पूरे दिन अपने आप को साइडवेज रखने की कोशिश करेगा, यानी कि बहुत बड़े मोमेंटम अपर साइड में या बॉटम साइड में नहीं देगा, अपना लो जरूर वो सेव करके रखेगा। इस बात की निशानी होती है। अगर ऐसा हुआ नेक्स्ट डे मार्केट में आपको एक गैप देखने को मिलेगा, और वो गैप मार्केट में भागता हुआ गैप होगा, यानी कि मार्केट में कॉल साइड का गैप होता है। तो बड़े प्लेयर कभी कभी इस प्रकार की रैली दूसरे दिन केवल साइकोलॉजी चेंज करके अगले दिन हो सकता है कि गैप अप भी खोल दें। अगर वो अगले दिन नहीं करते तो 1 से 2 दिन के बाद मार्केट में ये काम जरूर होता है। इसके अलावा मार्केट में ध्यान रहे, अगर केवल बायर और बायर कुछ दिनों से बैठे हुए ना, चाहे वो 10 दिन के ही बायर क्यों ना हो, मैं आपको अपने अनुभव के साथ इतना बता सकता हूं 6 से 7 साल के एक्सपीरियंस में, इन बायर ना, ये जो बायर नीचे बैठे, चाहे वो 10 दिन की मोमेंटम में बायर नॉन स्टॉप मार्केट में बैठे हो, जब तक वो बायर मार्केट से निकल नहीं जाएंगे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज नहीं कर सकता। इस बात का मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। ऐसे मैं आपको बतेरे चार्ट दिखा सकता हूं। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है सर, इसको थोड़ा सा समझने के लिए कि ऐसी रैली है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझाता हूँ। समझाता क्या हूँ, मैं आपको चल के दिखाता हूँ, समझाने से कुछ काम नहीं होगा। पहली बात, अब ये जो रैली हुई है ये तो हमने देख लिया, मार्केट में पिछले दिन सेलिंग हुई, आज मार्केट में मोमेंटम हुआ। इस सर ये मोमेंटम को हम राइड कैसे करें, किस तरीके से हम राइड कर सकते हैं। अगर ओपनिंग में राउंड नंबर की थ्योरी जो आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ओपनिंग का संशय दूर हो जाएगा, और संशय से दूर होने के बाद जब आप ओपनिंग का कोई ट्रेड वगैरह पकड़ लेते हो या छोड़ देते हो, मान लो कि पकड़ लिया, प्रॉफिट बन गया, तो अच्छी बात है कि निकल जाओ। क्योंकि क्यों निकल जाओ, अभी आपका जो फेज है मार्केट में वो सरवाइव करने का फेज है। अभी आपका फेज वो नहीं है कि आप अपने ख्वाब पूरे करो मार्केट में, अभी क्या है सरवाइव करना। तो सरवाइव करने की सबसे पहले निशानी क्या है, अगर टारगेट मिल गया तो मार्केट से निकल जाए। यदि आप धीरे धीरे 2-4 महीने से प्रॉफिटेबल हो चुके हो, जो कि आप लोग मार्केट धीरे धीरे काम करना सीख चुके हो, तब जाके आप ऐसी रैली को कैप्चर करो। सर आपने क्यों नहीं किया, फिर हमें ज्ञान दे रहे हो, तो आप भी तो कर सकते थे। भाई देखो, मैं कर सकता था, मैंने मार्केट में आज एक इंडेक्स में काम किया, एक इंडेक्स में मैंने पैसा बनाया, पैसा बना के मैं निकल गया। मैं यहाँ पे वेट नहीं कर पाता। आपको पता है कि मुझे ना मार्केट में ट्रेड लेने के बाद तो मैं वेट कर सकता हूं, लेकिन ट्रेड मेरे पास नहीं है और मेरा पैसा बन चुका है, तो मेरे से वेट नहीं होता, मार्केट को खोल के मुझसे देखा नहीं जाता। ये मेरी एक परेशानी है, ठीक है। तो चलो ये डिसिप्लिन का भी काम करती है। अब यहाँ पे ना आप कुछ चीजों को देखिए। सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाओ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस प्रकार के कैंडल के बाद कौन सी कैंडल बनती है, जैसे कि यहाँ पे 4 कैंडल बनी, 4 कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल बनेगी। क्या ये बड़ी कैंडल प्रिडिक्टेबल नहीं है? बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है। उसके बाद यहाँ पे जो कैंडल बनी है, यहाँ पे जो कैंडल बनी है, क्या ये कैंडल में मार्केट कितनी बार दिखाया है कि मार्केट ने एक सॉलिड मोमेंटम किया है? 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम पर मार्केट में 11 साढ़े 11 बजे के बाद अगर इस प्रकार की कोई कैंडल बन रही है, तो मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में वो मोमेंटम कैसे हो सकता है। केवल ये कैंडल भरोसा नहीं है। भरोसा क्या है, ये रैली के बाद जब ये मोमेंटम के बाद ये ब्रेकडाउन करके गया, क्लोजिंग कहां पे करके गया? क्लोजिंग राउंड नंबर के नीचे है। कॉन्फिडेंस में कौन बैठा हुआ है? सेलर बैठे हुए हैं। यहाँ के सेलर हो सकता है कि प्रॉफिट बुक करके चले भी गए और हो सकता है कि ना भी गए, लेकिन मार्केट अगर इतना ऊपर गया तो इसका मतलब ये प्रॉफिट में बैठे होने के बाद भी मार्केट में अपना बीटीएसटी कैरी करके गए। मार्केट क्लोजिंग राउंड नंबर के नीचे करके गया है, पीछे का लो ब्रेक करके फिर मार्केट फ्लैट ओपन होकर मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट कंटिन्यू करने वाला है। तो एक तो कैंडल स्टिक। अच्छा, बैंक निफ्टी को चलाने वाले जो मेजर 3 इंडेक्स हैं, यानी कि 3 जो स्टॉक हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन तीनों इंडेक्स में जाकर देखिए कि बॉटम पे जब वहां पे हैमर कैंडल या तोता कैंडल फॉर्म हुई, उस जगह मार्केट में किस प्रकार की कैंडल बनी, और यदि बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 इंडेक्स के फ्यूचर और इंडेक्स को चलाने वाले कंपोनेंट में सेम कैंडल बनती है, तो इस प्रकार के ब्लास्ट मूव आने के पूरे चांसेस होते हैं। दोस्तों बीच में वीडियो रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। स्टॉप लॉस हंटिंग का बेसिक से एडवांस कोर्स हमारा ये वाला 50% ऑफ पे चल रहा है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो मुझसे डिस्काउंट के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस चैनल पे वीडियो जो अभी नहीं आ रही है,
क्योंकि मैं न्यू चैनल पे शिफ्ट हो गया हूँ, ये चैनल अभी हमारा डेड हो चुका है। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा जो हमारा कोर्स है बेसिक से एडवांस, जिसका लाइव क्लास अभी आप देख रहे हैं बैच की, वो अभी यहाँ पे चल रहा है। किस तरीके का बैच है, क्या है, वो आप सब चीज़ों को पता है। रिजल्ट की मार्केट में काम करते समय हम लोग जो चीज़ें डिकोड करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, वो रिजल्ट आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। 50% ऑफ के ऊपर आपको ये बैच मिल रहा है। ध्यान रहे ज़्यादा दिन ये वेबसाइट अब एक्टिव नहीं रहेगी, केवल मैक्सिमम 6 महीने तक और ये वेबसाइट एक्टिव होने वाली है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा कि वेबसाइट चली जाएगी तो फिर मैं डोमेन छोड़ दूंगा, क्योंकि चैनल में छोड़ चुका हूँ। चैनल डिलीट नहीं होगा, चैनल पड़ा रहेगा। रीजन, इस पे पुराने कंटेंट है तो वो आप लोगों के हो सकता है कि काम आए। बस इतना इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को एंजॉय कीजिए। यहाँ पे एक बार की कहानी नहीं है, ये कहानी बहुत बार की है। सारे इंडेक्स में सिमिलर टाइप के कैंडल मिल जाए तो आप समझ लो कि वो जो मोमेंटम है वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक सस्टेनेबल मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ये 2 पैरामीटर्स हो गए। तीसरा पैरामीटर्स, यहाँ पे निफ्टी को चलाने वाले मेजर 4 स्टॉक पकड़ लो। बैंक निफ्टी को चलाने वाले मेजर 4 स्टॉक पकड़ लो और एनएससी की वेबसाइट पे आप जाइए। एनएससी की वेबसाइट पे आपको क्या देखना है मैं आपको चेक करवाता हूं। यहाँ पे हम डालते हैं एनएससी डिलीवरी परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद हम कोई कौन सा खोलें, कहाँ खोलें, ये वाला खोल के देखते हैं। आप जाके यहाँ पे, अब जैसे ये आ गया, यहाँ पे क्या करना है, 1 वीक, चलो 1 डे का डेटा देखते हैं। 1 डे का तो नहीं, हमें 1 वीक का देखना पड़ेगा क्योंकि हमको लास्ट डे का देखना। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या डालता हूँ, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे देखो कि मार्केट में होता क्या है। अभी ध्यान रहे, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ इसको इंप्लीमेंट नहीं करना है, केवल अपनी एनालिसिस में डाल के अपने दिमाग में बिठाना है, उसको प्रैक्टिस करना है। अगले दिन से जाके कूद मत जाना मार्केट में कि इसका डिलीवरी डेटा ही है। ये क्या होता है, डिलीवरी परसेंटेज क्या होता है पहले वो समझो। डिलीवरी परसेंटेज जो होता है, कितने डीमेट अकाउंट में, जो 1+T का जो सेशंस होता है उसके अंदर कितने डीमेट अकाउंट में, यानी कि एक तो दिन में ट्रेडेड कितने शेयर हुए। सपोज 10 लाख शेयर ट्रेडेड हुए, उनमें से 6 लाख शेयर मार्केट में क्या हुआ, अपने होल्डिंग के अंदर चले गए, यानी कि उनके डीमेट अकाउंट में सेटल होके गए। बाकी के 4 लाख इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ किए गए। ये सेटल क्यों हुए, 60% का डेटा सेटल क्यों हुआ, तो इसका मतलब है आने वाले समय में उस स्टॉक में कोई बाइंग साइड का मूव देख रहा है, इसीलिए वो 60% है। बट मैं 60% 50% को वॉलिड नहीं करता। अगर 80% का ऊपर का डिलीवरी का डेटा है मेरे लिए, वो स्टॉक को मैं अच्छी तरीके से प्रेफर करता हूं। अब जैसे कि यहां पे अब आ जाओ, इस वाले स्टॉक के अंदर एचडीएफसी बैंक में 8 अगस्त को 70% की डिलीवरी थी, आज केवल 63% की डिलीवरी है। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा मैं आपको एक्सिस बैंक में दिखाता हूं। एक्सिस बैंक के अंदर अगर मैं आप यहां पे देखें, यहां पे 8 तारीख को कितने की थी डिलीवरी, 70% की डिलीवरी थी, ठीक है। वापस चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। यहाँ पे मैंने हालांकि डेटा भी चेक नहीं किया है, ऐसा नहीं कि मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, मैंने डेटा भी चेक नहीं किया, मैं अभी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। 80% की डिलीवरी आईसीआईसी बैंक में। उसके अलावा रिलायंस में तो शायद ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिलायंस 67% है रिलायंस। और इसके अलावा और कौन से हैं बैंक, कोटक बैंक। कोटक बैंक कहाँ गया भाई, कोटक क्यों नहीं आ रहा। एसबीआई के अंदर तो नहीं होगा, एसबीआई में तो क्योंकि उतनी बड़ी मोमेंटम थी ही नहीं। 72% यानी 60% से ऊपर है। एसबीआईएन क्या हो, एसबीआईएन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 37%। एसबीआई का मेरे को पता है इसका हाल क्या होता है, इसका तो हाल ऐसे ही रहता है। ये मरा हुआ स्टॉक रहता है, इसकी तो मैं कभी चेक ही नहीं करता। मतलब मैं आपको ना केवल एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो मैंने आपको डिलीवरी डेटा बताया, ये इसका फायदा कब होता है। पहली बात, मार्केट में ट्रेंड को समझ लिया, मार्केट में ब्रेकडाउन को समझ लिया, उसके बाद कोई यूटर्न हुआ। यूटर्न के बाद जब प्राइस सस्टेन करके अपने आप को सपोर्ट ले रहा है और ऐसी इंडेक्स में कैंडल फॉर्म हो रही है, आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए इंडेक्स का वेट, जो वेटेज स्टॉक है इंडेक्स को चलाने वाले, उस स्टॉक का डिलीवरी डेटा क्या है। 40% 30% तो मामला गपा गोल है कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अगले दिन मार्केट पीली कर देगा नीचे, ठीक है। वो मार्केट में फुटप्रिंट्स होते हैं। लेकिन सिर्फ डेटा देखकर आप काम नहीं कर सकते, इसके पीछे और भी चीजों को देखा जाता है। वो धीरे धीरे हम क्लासेस में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। जैसे अभी हमने कुछ चीजों को डिस्कस किया, आगे भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। ऑप्शन चेन का डेटा होता है, ऑप्शन चेन के अंदर मैं जाके क्या क्या चीजें देखता हूँ, वहां पे ओआई तो नहीं लगा होता मेरे ऑप्शन चेन के अंदर। मैं कोई भी ऑप्शन चेन, यहाँ पे मैं अगर आपको ऑप्शन चेन का डेटा दिखाऊं, यहाँ पे कहां पे आपको ओआई दिख रहा है, कहीं पे नहीं। मेरे ऑप्शन चेन के अंदर केवल डेल्टा होगा, जो कि मैं केवल मार्केट में मोमेंटम किस प्रकार से काम कर रहे हैं उसको चेक करता हूं। इसका भी उतना नहीं, यानी कि इसका रोल केवल 40% का है। आईवी और एलटीपी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, मैं इसके बेसिस पर मार्केट की मोमेंटम को जज करता हूं, ठीक है। मैंने आज जब वीडियो मैंने बनाया, ये जो वीडियो मैंने पब्लिश करी है लास्ट वाली, इस वीडियो को देखने के बाद मैंने उसमें क्या बताया था, मैंने एक बात सिंपल बताई थी कि ऑप्शन चेन का डेटा बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात और बताई थी, मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करके फिर परेशान करके मार्केट डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा, राउंड नंबर का खेल है, वो सारी बातें। तो हमको क्या पता लगता है ना, मार्केट का जब डायरेक्शन पता हो गया, उस डायरेक्शन में बैठने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। तो कॉन्फिडेंस के लिए कैंडल के साथ साथ बाकी के इंडेक्स और कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, जब इसका घोल मोल करके आप जब चार्ट में बैठोगे तो इस
इस प्रकार की रैली को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट के अंदर कि ऐसा कुछ मार्केट में होने वाला है या हो सकता है। हर बार काम नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन काम करेगा उस दिन आपका पैसा बड़ा बनेगा, और जिस दिन काम नहीं करेगा आपका बहुत छोटा सा लॉस होकर मार्केट के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो यहां तक की बातें आपको मैंने चार्ट के अंदर शेयर करी। इसीलिए किसी भी मोमेंटम को आप देख रहे हैं कि मार्केट में कोई मोमेंटम ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, उसके पीछे का साइकोलॉजी समझो कि एक दिन बड़ी मोमेंटम के बाद दूसरे दिन मार्केट नीचे आता है। क्यों आता है? वो क्या करना है, वो अपने फुटप्रिंट नहीं देना चाहता, वो आपको क्लियरली की पैटर्न नहीं दिखाना चाहता कि मार्केट में हो क्या रहा है, बट वो कितना भी छुपा ले, कुछ ना कुछ उसके हरकतें मार्केट में हो ही जाती हैं, छूटी जाती हैं, जिसके बेस। क्योंकि भाई देखो, अगर इसको मार्केट को ऊपर लेके जाना है, गैप अप खोलना है, तो उसको मजबूरन राउंड नंबर के नीचे लाके क्लोज करना पड़ेगा, तभी मार्केट में सेलर अपनी क्वांटिटी को बढ़ाकर जाएंगे। अगर वो यहीं पे मार्केट को क्लोज करके जाएगा तो सेलर को उतनी क्वांटिटी मिलेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं तो फुटप्रिंट छोड़ने पड़ेंगे ना। ये वो बात हो गई। अब वापस हम चलते हैं अपने चार्ट में, और चार्ट में चल के हम आज राउंड नंबर के बाद में कुछ चीजों को हम लोग बात करते हैं। उससे पहले मैं बात करूंगा शुरुआत आप लोगों से। राउंड नंबर में आपको समझने में किस किस प्रकार की परेशानी आती है। सबसे पहला, आप एक एक करके या जितने भी लोग पॉसिबल हो सकते हैं उनके दिमाग में जो राउंड नंबर को लेके जो खेल है कि सर ये राउंड नंबर में मुझे यहाँ पे परेशानी आती है, वो मेरे को बताइए, फिर मैं अपना आपके साथ में कुछ चीजें शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर हम क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। तो मुझे बताइए राउंड नंबर को लेकर क्या परेशानी है आप लोगों को, राउंड नंबर में कहाँ दिक्कत आती है? ओके, राउंड नंबर पे कब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करेगा और कब वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, वैलिड है कि मार्केट सर राउंड नंबर पे आया, कब मैं राउंड नंबर पे ही बाय कर लूं कि मुझे डर ना लगे, और कब मार्केट राउंड नंबर पे रेजिस्टेंस ले रहा है और मैं सेल कर दूं मुझे डर ना लगे। कब मैं राउंड नंबर के रेजिस्टेंस पे मार्केट के अंदर क्या करूं, मार्केट के अंदर जैसे रेजिस्टेंस पे कभी सेल कर दूं, कभी रेजिस्टेंस पे मैं बाय कर लूं, कब करूं। कभी राउंड नंबर पे मैं बाइंग कर रहा हूं तो कब मैं राउंड नंबर पे मार्केट में सेल कर दूं। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये आ गया जिसके अंदर सारी बातें कवर होती है। अगला किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। राउंड नंबर से राउंड नंबर तोड़ के मार्केट एकदम निकल जाता है, कभी कभार राउंड नंबर के ऊपर जैसे गया उसके बाद बायर्स निकाल के ऊपर कौन सी केस, मतलब कि राउंड नंबर पे कब ट्रैपिंग हो सकती है बायर की या सेलर की। जी सर, और कब डायरेक्ट वो इसी के अंदर आ जाएगा कि राउंड नंबर पे कब होता है, और कभी कभी होता है कि कब मार्केट राउंड नंबर को अप्रोच नहीं करेगा, कि राउंड नंबर तो है उससे पहले ही मार्केट घूम जाए, या राउंड नंबर तो उससे पहले ही मार्केट ऊपर से नीचे घूम जाए। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, व्हेन राउंड नंबर नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हेन राउंड नंबर नो इंपॉर्टेंट, कब वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता। पहली बात, कब मार्केट के अंदर जैसे मार्केट में बार बार किसी राउंड नंबर का यहाँ पे कुछ चीजें हो रही है, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है, इसको हम लोग किस तरीके से कंसीडर करेंगे, उस बातों को हम लोग चर्चा करते हैं। तो कुल मिला के कुछ क्वेश्चंस आपके हैं जो कि सिमिलर है सबके। तो अभी सबसे पहले छोटी सी एक थ्योरी है, केवल फॉर्मेलिटी के बेस पर, वो थ्योरी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे अपने जो हमारा काम करने का स्टाइल है, चार्ट में देखकर, चार्ट में एग्जांपल के साथ समझने का, उसके बाद हम सारी चीजों को समझेंगे। तो थ्योरी मैंने यहाँ पे मैंने निकाल रखी है, लगा रखी है। ये जो थ्योरी है ये वो थ्योरी है जो यूनिवर्सल थ्योरी है। देखिए कि मैं अभी आपको समझाता हूं। पहले तो हम लोग एक बार ना इस चीज को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि एक बेसिक थ्योरी है। आप लोगों को पता है बट कई लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ पढ़ के। देखिए राउंड नंबर क्यों काम करते हैं, 50, 100, 500, 1000, 2000। हमारे लिए इंडेक्स में हम लोगों ने राउंड नंबर किसको बोला हुआ है, 1000 एंड 500 के नंबर को राउंड नंबर बोला हुआ है। एक्चुअल में राउंड नंबर का मतलब तो वो होता है जो कि किसी एक फिक्स नंबर के साथ, जैसे कि 50, 100, 500, 1000, 2000, ये सारे राउंड नंबर है। तो स्टॉक में इन सब नंबरों की महत्वता ज्यादा होती है, क्योंकि इंडेक्स में ऐसे नंबर बार बार देखने को नहीं मिलते, वहां 500 और 1000 की ज्यादा वैलिडिटी होती है। ये जैसे लेवल्स मार्केट में एक साइकोलॉजिकल एंकर पॉइंट्स होते हैं। इंसान का दिमाग गोल नंबर को आसान मानता है, और ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस अपना कोई एसएल, कोई एंट्री, कोई टारगेट इन्हीं लेवल्स के पास रखते हैं। यही कारण है कि लिक्विडिटी क्लस्टर यानी स्टॉप लॉस ऑर्डर, पेंडिंग बाय सेल ऑर्डर इन लेवल के आसपास भारी मात्रा में जमा होते हैं। इसीलिए ऑपरेटर इन नंबर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मैनिपुलेशन करने के लिए। वो कभी भी अपनी बाइंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए राउंड नंबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उनकी जो क्वांटिटी और हमारी क्वांटिटी में जमीन और पता नहीं कितने, शायद ब्रह्मांड का असर हो सकता है, आसमान तो बहुत छोटी बात हो गई। हम क्वांटिटीज लेते हैं 100, 200, 500, 1000। वो क्वांटिटीज जब लगाते हैं वो लाखों की संख्या में क्वांटिटीज लगती हैं। तो उनकी क्वांटिटीज राउंड नंबर पे फुलफिल ना हो सकती, ना वो कभी लगाते। तो हमेशा रिटेलर जो ट्रैप होता है वो क्यों होता है? क्या रिटेलर के स्टॉप लॉस उसको दिख रहे हैं? देखिए ऐसे कई इंडिकेटर्स हैं जिसका पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनका महीने का 3-3 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन है। ऐसे इंडिकेटर हैं जिनका साल का 30-30 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन है। आप उन इंडिकेटर का इस्तेमाल करके इतना तो समझ सकते हैं कि किस कैंडल में बाइंग कितनी हुई है, किस कैंडल में सेलिंग कितनी हुई है, उसके अंदर कितना वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम फेक है कि नहीं है, वो इंडिकेटर मिलते हैं। उनका भी काम करने का तरीका होता है। जो मार्केट
डेप्थ होता है, उस मार्केट डेप्थ के अंदर जो हम लोग यहाँ पे चार्ट में जीरोधा में जो 20 दिखाता है बाकी का मुझे नहीं पता, मार्केट डेप्थ में आपको क्वांटिटीज लगी दिखती है कि बाय ऑर्डर इतने हैं, सेल ऑर्डर इतने हैं। अब वो जो बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर दिखाते हैं उसके बेसिस पर भी उनके पास मार्केट डेप्थ होती है, वो डिटेल वाली मार्केट डेप्थ होती है, उसके बेसिस पे भी काम होता है और उसमें मैनिपुलेशन भी होता है। मार्केट डेप्थ में देखकर भी मैनिपुलेशन होता है कि वहां पे फेक ऑर्डर्स लगे होते हैं और उस ऑर्डर को एल्गो ट्रेडिंग के माध्यम से, रोबोटिक माध्यम से वो ऑर्डर क्रिएट कराए जाते हैं और जस्ट सेकंड के अंदर जब वो लेवल पहुंचने वाला होता है ना उससे पहले सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। वहां पे मैनिपुलेशन हो गई। वो बड़े प्लेयर इस तरीके से मार्केट में काम करते हैं। लेकिन हमारा क्या चक्कर है भाई कि हमारा कोई डेटा बेचता है, ये हमारा स्टॉप लॉस की सारी चीजें होती हैं। देखिए ऑपरेटर केवल आपकी साइकोलॉजी यानी हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। क्यों खेलता है? रिटेल प्रिडिक्टेबल क्यों होता है? क्योंकि वो हमेशा इन नंबरों को महत्व देता है और अपनी एंट्री वेंट्री कैसे करेगा? या तो उसके लिए कोई ट्रेंड लाइन होगा कि प्राइस ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया। अब की बार जब प्राइस ऊपर गया ना और यहाँ पे वो बाई नहीं कर पाया, वो इंतजार करेगा कि अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो पीछे 2 बारी हरकतें कर चुका है, सपोर्ट लेके जब ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा? बाइंग करूंगा। उसके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? एंट्री अगर यहाँ करेगा तो जाहिर सी बात है कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस होंगे, इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस होंगे। ये ट्रेंड लाइन का हो गया। मार्केट में कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसने अगर यहाँ पे सेल किया तो वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा? ट्रेंड लाइन, ये कोई जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 20, 50, 100 पॉइंट ऊपर, यहाँ पे उसके एसएल होंगे। बाय किया है 20, 50 पॉइंट 100 नीचे, यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे। अगर किसी राउंड नंबर के ऊपर मार्केट नीचे गया और यहाँ पे जाके उसको दिख रहा है कि प्राइस एक्शन बन गया, बाय करेगा, वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा? राउंड नंबर के नीचे। वो प्रिडिक्टेबल होता है, उसकी हरकतें फिक्स होती हैं कि वो ऐसे ही लालच में मार्केट में काम करेगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया, अब उसको कब हेड एंड शोल्डर में काम करना है क्या बताया गया? हेड एंड शोल्डर में नेक लाइन का ब्रेकडाउन हो जाए, ऊपर का एसएल लगाओ नेक लाइन का और नीचे का टारगेट लगाओ कि जितना ये वाला लेगा उतना टारगेट आप मार्केट में कैप्चर करो। उसको पता है, हमको पता है और सबको पता है कि एसएल कहाँ होंगे। कोई यहाँ पे तो एसएल नहीं लगाता, सब के सब नेकलाइन पे एसएल लगाते हैं। कोई भी पैटर्न सारे के सारे पढ़ाई ही इसलिए गए हैं ताकि मार्केट के अंदर वो प्रिडिक्टेबल हो पाए और उसी का फायदा उठा के वो क्या करते हैं? स्टॉप लॉस को हंट कर लेते हैं। हम थोड़े से अगर स्मार्ट हो जाए ना रिटेलर, मार्केट में स्टॉप लॉस को ढूंढने में उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर उनको क्या करना पड़ेगा? बल्क में पैसा लगा के एल्गो ट्रेडिंग की मदद से उनको दोनों तरफ मोमेंटम करके अपना पैसा बनाना पड़ेगा। फिर उनके बस की नहीं है मार्केट में पैसा बनाना। हम केवल प्रिडिक्टेबल है, इस वजह से हम मार्केट में धोखा खा जाते हैं। स्मार्ट मनी इन्हें कैसे देखता है? स्मार्ट मनी के लिए राउंड नंबर लिक्विडिटी पूल्स होते हैं। पूल्स का मतलब स्विमिंग पूल, जहां पे भर भर के स्टॉप लॉसेस होते हैं। अगर प्राइस 1999 के पास है तो 2000 के ऊपर सेल बाय ऑर्डर का मतलब एक क्लस्टर होता है। शॉर्टर्स के लिए सेल ऑर्डर और बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर भी ब्रेकआउट के मतलब वो ट्रैप्स के लिए बनाए जाते हैं। ऑपरेटर के पास 2 रास्ते हैं, ट्रैप और रिवर्स। प्राइस को राउंड नंबर के ऊपर स्पाइक करो, ऐसे हिट करवाओ, फिर मार्केट को ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दो, मोमेंटम राइड। अगर असली डिमांड सप्लाई है तो लिक्विडिटी ऑब्जर्व करें, यानी कि पहले मार्केट में क्या हुआ जी, ये कोई राउंड नंबर था, बाइंग हुआ, जैसे बायर है पहले उसको निकालेगा फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में घूम जाएगा। दूसरा उसके पास रास्ता है और ये दोनों रास्ते आपने मार्केट में देखे होंगे कि मार्केट में काम करते हैं। तीसरा पॉइंट है हिडन टैक्टिक्स। इसमें राउंड नंबर के आसपास फेक ब्रेकआउट। ऑपरेटर लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस को 10-20 पॉइंट या कुछ ट्रिक राउंड नंबर यानी कि कुछ ट्रिक्स राउंड नंबर के ऊपर नीचे पुश करते हैं। एग्जांपल, बैंक निफ्टी 49,000 से 49,000 तक स्पाइक करके वापस 49,900 आना है। यहाँ 49,000 के ऊपर के सारे ब्रेकआउट बायर्स फंस जाते हैं। मैंने आपको इसका कैसे समझाया है? जैसे मैंने आपको 800 के नंबर के समझाया कि भैया 40-50 पॉइंट का एक गैप बना लो। राउंड नंबर है, राउंड नंबर पे ऐसा तो नहीं है कि ये राउंड नंबर गया और यहीं पे मार्केट में बायर बैठे तो मार्केट तुरंत गिरेगा। भाई थोड़ा सा प्रॉफिट तो दिखेगा ना। क्या होता है अब इसके पीछे का लॉजिक? सर ऐसा क्यों होता है? वो 40-50-70 पॉइंट का जो गैप होता है वो क्यों होता है? एग्जैक्ट काम क्यों नहीं करता? देखिए अब इसके पीछे भी साइकोलॉजी है। एक बायर है जिसने मार्केट में ये राउंड नंबर का प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे बाय किया या रीटेस्टिंग पे बाय किया, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया। सपोज यहाँ पे बाय करते ही अगर उसको लॉस नजर आने लगे तो क्या वो ट्रेड में होल्ड करेगा? साइकोलॉजिकली नहीं करेगा। क्यों? उसने अभी उसका जो दिमाग का एमिगडाला है ना सर, वो अभी ट्रिगर ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब आप अब आप मुझे बताइए आपको सबसे ज्यादा डर कब लगता है? जब ट्रेड में एंट्री करते ही आपका लॉस शुरू हो जाता है तब डर लगता है, या ट्रेड में एंट्री करने के बाद कुछ प्रॉफिट दिखने के बाद वो प्रॉफिट जब जाता है तब आपको डर लगता है? ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि सर सेकंड वाला। हम जब कुछ प्रॉफिट देख लेते हैं, इतना प्रॉफिट देख लेते हैं कि भाई ठीक है अपना ट्रेड बन गया और मेरे को बड़ा मजा आने लगता है, लेकिन टारगेट डन नहीं हुआ, उम्मीद होती है पूरी की टारगेट डन हो जाए। जब वहां से पैसा मार्केट में लेना शुरू होता है, जब वो रेड में आता है तब हमको ज्यादा डर लगता है। ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं?
लालच उनको घेर चुका है, उनको दिमाग में आ चुका है कि मैं प्रॉफिट देख चुका हूं, अब वो प्रॉफिट का देखा हुआ पैसा लॉस में कटता नहीं। तो मार्केट क्या करेगा, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट दिखाने के बाद ही मार्केट आपको लॉस में लाएगा ताकि आप अपने ट्रेड से लड़ो, आप होल्ड कर पाओ। ये रिटेलर की प्रिडिक्शन है, यानी कि रिटेल की हैबिट है। उसी हैबिट का फायदा उठा के वो छोटा मोटा आपको प्रॉफिट दिखाएंगे कि आ जाओ, उसके बाद वो गिराएगा। आपने ट्रेड लिया, मार्केट वहीं से घूम जाएगा, आपको लगेगा भाई प्रॉफिट तो कुछ दिखाई नहीं, मार्केट घूम गया, एक काम करो छोटे से लॉस में काट दो, आप ट्रेड काट के भाग जाओगे। वहां पे बड़ा प्लेयर क्या करेगा? तो ये इसकी साइकोलॉजी होती है। जो 20 40 50 70 पॉइंट का मोमेंटम होता है ना, वो साइकोलॉजी होती है। वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट कितना नीचे आने की संभावना है मेरी एंट्री के बाद, या कितना मेरी एंट्री के बाद ऊपर जाने की संभावना है, वो हम चार्ट में देखेंगे, वो अपने को पता लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज मैंने बताई, स्टॉप लॉस हंटिंग, जो रिटेल का स्टॉप लॉस आमतौर पर राउंड नंबर पर एग्जैक्ट होता है, जैसे 100 200 500। ऑपरेटर अक्सर प्राइस को थोड़ा सा बियॉन्ड पुश करके एक दो ठीक है ये हमने कर लिया और करवाते हैं, फिर रिवर्स करते हैं। ये मोमेंटम चार्ट पर विक बनाता है, जिससे बाद में लोग स्टॉप लॉस हिट कैंडल कहते हैं। अच्छा, ये कैंडल भी है जिसके बारे में हम लोगों से मैंने आपसे डिस्कशन किया है कि स्टॉप लॉस वाली कैंडल कैसी दिखती है, किस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस वाली कैंडल को छेड़ना है और किस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस वाली कैंडल को नहीं छेड़ना है, वो मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। अभी कुछ मैं एग्जांपल आपको और दिखाऊंगा। अच्छा, न्यूज राउंड नंबर कॉम्बो ट्रैप, किसी भी बड़े न्यूज अनाउंसमेंट के बाद अगर प्राइस राउंड नंबर के पास है तो ऑपरेटर उस मोमेंट का फायदा उठाते हैं, रिटेल ट्रेडर फोमो में उसी डायरेक्शन में जंप करते हैं, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी ऑब्जर्व कर लेते हैं। रियल मार्केट एग्जांपल अब यहाँ पे ये तो हो गया। देखो, ये जो थ्योरी मैंने बताई, ये राउंड नंबर की यूनिवर्सल थ्योरी है, जो कि दुनिया में स्टॉप लॉस हंटिंग में काम करने वाले सभी प्लेयर्स को पता होता है। वही चीज मैंने आपको बताई। सर नया क्या है? नया ये है, मैंने इसके अंदर जो चार्ट आपको दिखाऊंगा उसका नोट मैंने नहीं बनाया, वो नोट बनाओगे आप, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट, और चार्ट पे मैं आपको कहानी समझाऊंगा, उसके बेसिस पर आप यहाँ पे चीजों को काम करोगे। अच्छा, एक चीज मार्केट में पहले तो मैं आपको समझा दूं कि राउंड नंबर मेरे लिए कब काम नहीं करता, या मैं राउंड नंबर को कब नहीं छेड़ता। मेरे पास 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, मार्केट की ओपनिंग फ्लैट होती है, ठीक है, मार्केट का प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस भी वहीं कहीं पे होता है, और प्राइस में यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो गया तो राउंड नंबर को, यानी कि मेरे लिए यहाँ पे राउंड नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी के और नंबर या बाकी के स्विंग होंगे, तो यहाँ पे राउंड नंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात, अगर मार्केट में दोनों तरफ स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पे सेलर भी बैठा है, यहाँ पे बायर भी बैठा है, मार्केट मिडल में क्लोज हुआ और इस जगह पे 20-40 पॉइंट 70 पॉइंट ऊपर 70-40 पॉइंट ऊपर अगर यहाँ पे राउंड नंबर है, मैं उस दिन ट्रेड तब तक नहीं करूंगा जब तक मार्केट में कोई ढंग से ट्रैप ना हो जाए या ढंग से कोई निकल ना जाए, तब तक मैं मार्केट में हाथ नहीं डालूंगा। ये मेरा 2 राउंड नंबर को खेलने का एक तरीका है, ये मेरा फिक्स रूल है, इसके ऊपर कोई इफ एंड बट नहीं है। तो दूसरा वाला जो पैटर्न मैंने बताया, अब यहाँ पे होता क्या है, जब मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है राउंड नंबर के पास, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करता है ना, कहां जाएगा मार्केट, कहां जाएगा मार्केट, जाएगा एसएल के डायरेक्शन में, जाना उसको एसएल के डायरेक्शन में। अब उसके बाद 2 तरीके हैं मार्केट में, एसएल सर हर चीज के 2 तरीके हैं, यहाँ पे हर चीज के 4 तरीके हैं, मैं तो 2 बता रहा हूँ। मार्केट स्टॉप लॉस के डायरेक्शन में जाएगा, बट कैसे जा सकता है? पहला कैसे जा सकता है, मार्केट आपको परेशान करेगा, क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। अब आप पैटर्न को पकड़ लिए तो भाई साहब आपने ट्रेड पकड़ लिया, अगर मान लो मार्केट में डायरेक्शन ऊपर का है, मार्केट ऊपर चला जाएगा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, मार्केट ऊपर करेगा, नीचे करेगा। अच्छी तरीके से मार्केट क्या करेगा, पहले किसी को ट्रैप करेगा, उसके बाद मार्केट में यानी कि एसएल के डायरेक्शन में चला जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन वही है डाउन साइड का, यहाँ पे अपर साइड का था। यही चीज मान लो कि बॉटम साइड में कि ऊपर ही जाना है, किसी ना किसी को सेलिंग में बाइंग में ट्रैप करके फिर मार्केट एक्चुअल डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ कौन बचाएगा, यहाँ पे चार्ट में आपका एसएल का डायरेक्शन और चार्ट का कैरेक्टर यानी कि बिहेवियर आपको बचाएगा। अब वो बिहेवियर क्या होता है सर, चार्ट का बिहेवियर क्या होता है, थोड़ा सा ये बता दो। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको क्रिप्टो का एक चार्ट दिखाया था, ठीक है। अच्छा, किसी को याद है कि मैंने चार्ट दिखाया था, तो मैंने चार्ट में क्या बताया था, कुछ बातें याद है? मैंने आपको एक पैटर्न दिखाया था, उस पैटर्न में मैंने 2 बातें बताई थी सर, वहां पे भी 2 बातें थी। हाँ जी, एक ही चार्ट दिखाया था मैंने क्रिप्टो में भी आपको, उसमें 2 बातें बताई थी। वो क्या क्या बातें थी कि मार्केट में इस पैटर्न का 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। वो 2 तरीका क्या क्या बताया था? हाँ, ये वो दिन था, उस दिन रात में एक ये कैंडल बनी जिस दिन तोमर जी हमसे बात कर रहे थे कि सर इसके ऊपर तो निकलेगा तो बाइंग कर लेंगे ये वाले लेवल के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको 2 पैटर्न बताए थे। एक पैटर्न तो मैंने ये वाला नहीं बताया, मैं आपको केवल इसका जिक्र किया था कि क्या होता है मार्केट में ये जो मैंने आपको चीजें समझाई, ठीक है जी, इस कंडीशन में मार्केट में बाइंग साइड का कंफर्मेशन होता है, वहां पे आपको कैंडल्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है। दूसरा, मार्केट क्या करेगा, पैटर्न तो बाइंग साइड का बना रहा है, अचानक से मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा, फिर उसके बाद मार्केट डायरेक्शन में घूम जाएगा। क्या वो पैटर्न यहाँ पे बना कि नहीं बना? जबकि उस समय कैंडल केवल यहाँ पे काम कर रही थी।
जी मैं वही चीज आपको बताना चाहता हूँ। अब आज के इस वाले चार्ट में क्या हुआ था, यहाँ पे वो पैटर्न बन गया जो हिडन पैटर्न था कि मार्केट में इस पैटर्न के अगेंस्ट में एक बहुत तेज मोमेंटम आता है और जैसे मोमेंटम आता है मार्केट फिर डायरेक्शन में घूम जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सर मेरा ट्रेड अगर एक्टिव नहीं हुआ, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो मैं गिरते हुए ट्रेड को तो नहीं पकड़ पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिस्की होता है, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। लेकिन अगर गिर गया और गिरने के बाद अगर यहाँ का पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ और मेरे ये टारगेट ऐसे ही होंगे जैसे यहाँ पे अभी आपको दिख रहे हैं। एक तो ये था, यहाँ पे मैंने क्या तरीका आपको बताई थी कि जब प्राइस में सेलिंग हो रही है, जब मार्केट में बाइंग हो रही है, इनको टुकड़ों में डिवाइड करो तो आपको पता लगेगा कि मार्केट में क्या हुआ। उसी प्रकार से आज के चार्ट में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहां पे बड़े टाइम फ्रेम पर था, यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पर, कि मार्केट में जो बाइंग और सेलिंग हो रही है उनको टुकड़ों में डिवाइड करो, फिर आपको पता लगेगा कि मार्केट में क्या हुआ है। वो इस चार्ट की हम बात कर रहे थे सेंसेक्स में, क्योंकि हमने काम किया हुआ था कि मार्केट में सेलिंग आ रही है फिर बाइंग आई, सेलिंग छोटा हुआ बाइंग छोटा हुआ, सेलिंग छोटा हुआ बाइंग बढ़ गई, ऐसे करके मार्केट में क्या हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है। तो यहाँ पे एक मोमेंटम हो रहा है, उसमें क्या हुआ, ब्रेकआउट नहीं मिला और मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम किया, फिर ऊपर गया। चार्ट के 2 ही 3 पैटर्न होते हैं कुल मिला के। अब हमें कौन सा पैटर्न कितना याद रहता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली, यहाँ पे हमने कुछ चीजें बताई, तो मैंने आपको एक तो राउंड नंबर के बारे में बात बताया। अच्छा, दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है राउंड नंबर का, जैसे प्राइस ने कोई एक बाइंग साइड का मोमेंटम किया हुआ है, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि बायर यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं, ये एक अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, इनको अपने को टारगेट नहीं करना, ऊपर साइड में कोई एसएल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट छोटा मोटा नियर बाई कहीं पे फ्लैट ओपन हुआ और मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई राउंड नंबर है, तो मार्केट में राउंड नंबर अगर 150, 200, 250 पॉइंट का है तो वो ब्रेक डाउन करने के लिए आएगा। ठीक है, कब ये नहीं आ पाएगा, ध्यान रहे दूसरे इंडेक्स को पैरेलल देखना है कि ऐसा ना हो कि वहां पे लोअर लो फॉर्म हो चुका है, मार्केट में कोई नंबर का ब्रेकडाउन हो चुका और आप यहाँ पे इंतजार करते रहो और मार्केट क्या करे, घूम जाए इससे पहले ही, और आप यहाँ पे इंतजार करते रहो कि ब्रेकडाउन होगा ब्रेकडाउन होगा ब्रेकडाउन होगा, वहां पे हो जाता है। तो ऐसे कई कंडीशन है, उनमें से कुछ कंडीशन को हम लोग चलते हैं और चल के समझते हैं। तो अब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, सारी चीजें पूछ ली, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। वापस चलते हैं चार्ट में, और अब जैसे कि आज का ही चार्ट देख लेते हैं। चलो यहाँ पे एक चार्ट अपने को मिल ही गया, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। मार्केट में क्या हो रहा है, एक फॉल नीचे की तरफ आया, आने के बाद प्राइस एक रिट्रेसमेंट करके वापस नीचे क्लोज कर गया। तो चार्ट क्या बोल रहा है जी, प्रीवियस डे में मार्केट में नियर बाई जो सेलर बैठे हैं, केवल इन सेलर की हम बात कर रहे हैं, ऊपर के सेलर की बात नहीं कर रहे हैं। आसपास सेलर क्यों कर रहे हैं बात, अभी जो मैंने आपको बताया, यदि अप ट्रेंड में बायर प्रॉफिट में बैठा है, ऊपर एसएल नहीं है, मजबूरन हमको उनको टारगेट करना है या फिर स्टॉप लॉस क्रिएशन का वेट करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन साइड एसएल नहीं है, नियर बाई जो सेलर बैठे हैं उनको टारगेट करना है या स्टॉप लॉस क्रिएशन का वेट करना है। मार्केट में ओपनिंग होती है, अब ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है, क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट के बाद मार्केट डायरेक्टली ऐसे ऐसे करके ऊपर चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे 55,000 का नंबर है, तो मार्केट क्या कर सकता है, ब्रेकआउट करेगा ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेकआउट करेगा ब्रेक डाउन करेगा, परेशान करेगा, करने के बाद मार्केट क्या करेगा, अपने एसएल वाले डायरेक्शन में जाएगा। मार्केट ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करेगा, एक तरफ किसी को बिठाएगा, देन एसएल के डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन उसका ऊपर का ही है, यानी कि या तो ट्रैप करके जाएगा या परेशान करके जाएगा, मार्केट जाएगा एसएल के डायरेक्शन में। एक बात, अब यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, 55,000 का नंबर था, 55,000 के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, पहले ऊपर गया, रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर गया, वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे कोई उतना इंपैक्ट नहीं हुआ बैंक निफ्टी के चार्ट में, लेकिन सेंसेक्स के चार्ट में अगर हम देखेंगे, सेंसेक्स के चार्ट में काफी ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला ना, आगे हो सकता है कि हम चार्ट जो देखेंगे उसमें चीजों को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चार्ट में चलते हैं 2024 के 1 तारीख से चार्ट हम लेके चलते हैं और वहां पे हम राउंड नंबर का लगभग 6 महीने का डेटा हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं देखो चार्ट पे तो आ गया हूँ और यहाँ पे चार्ट में कहीं कुछ है क्या, पहले इसको थोड़ा सा शांत होने में टाइम लगेगा। यहाँ से कहानी शुरू है राउंड नंबर की, तो जहां जहां पे मुझे राउंड नंबर का खेल समझ में आया वहां पे मैंने काम किया हुआ है। यहाँ पे अभी फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे भी 5, 64, 65, यहाँ तो चलो ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। अब इसमें मैंने जो थ्योरी आपको बताई है, क्या क्या जो आपने अभी जितने क्वेश्चन पूछे, वो सारी की सारी थ्योरी यहाँ पे आपको समझ में आएगी। राउंड नंबर कब हम बाय करेंगे, कब सेल करेंगे, कब वो काम करेगा, कब नहीं करेगा, राउंड नंबर कब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए एक दो कंडीशन है वो फिक्स है। मार्केट रिवर्सल नियर राउंड नंबर की, राउंड नंबर से पहले ही रिवर्स कर जाए, राउंड नंबर व्हेन ब्रोकन एंड नॉट ब्रोकिंग, कि कब मार्केट में राउंड नंबर ब्रेक होगा हमको इंतजार करना है और कब ब्रेक डाउन नहीं होगा हमको इंतजार नहीं करना है, वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है, जितने भी राउंड नंबर के खेल होते हैं वो केवल 2 कंडीशन की वजह से होते हैं। यदि वो 2 कंडीशन आपके दिमाग में बैठ गया, जो कि पूरे कोर्स का, पूरे मेंटोरशिप का एक सार है, एसएल हंटिंग में
मार्केट में एसएल का डायरेक्शन। अगर आपको ये ठीक तरीके से पता लग गया कि चार्ट में एसएल कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक तरीके से मतलब 70% 60% भी पता लग गया हमारा डायरेक्शन, तो हमारा काम हो जाएगा। तो जितने भी पैटर्न्स, जितने भी कैरेक्टर हैं, वो सब इसी के बेसिस पे काम करते हैं कि चार्ट में स्टॉप लॉस कहाँ पे है। कई बार ऐसा हो सकता है सेम डे में स्टॉप लॉस हंटिंग ना हो, मार्केट हो सकता है कि 500 का सपोर्ट ले जाए। जैसे कि प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, बायर के स्टॉप लॉस है। मान लो आपके पास बायर के स्टॉप लॉस और आपको पूरा दिख रहा है कि बायर के स्टॉप लॉस है, ये रहा 500 का नंबर। मार्केट आएगा 500 का ही सपोर्ट लेगा और ऐसे करके ऊपर चला जाएगा। अब आप यहाँ पे चिंता में डूबे रहो, सर बायर को निकाला नहीं, 500 का ही सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। हो सकता है मार्केट, इसके भी दो तरीके हो काम करने के, पहले मार्केट ऊपर जाएगा फिर ब्रेक डाउन करेगा, या मार्केट आज नहीं जाके मार्केट कल जाएगा जरूर। यहाँ पे इस तरीके से भी काम होता है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, एक तो स्टॉप लॉस हंटिंग के ही ऊपर सारे पैटर्न काम करेंगे, जहां स्टॉप लॉस होगा मार्केट वहीं पे काम करेगा। और दूसरा क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग के अलावा जो भी राउंड नंबर वगैरह पे खेल हो रहे होते हैं, मैक्सिमम टाइम वो काम करेगा। कुछ टाइम हो सकता है वो काम ना करे। जैसे मैंने आपको एसएल हंटिंग में बताया, 70% चार्ट में ही मार्केट काम करता है कि चार्ट में जहां जहां पे एसएल है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। 30% टाइम ऐसा होता है चार्ट में कोई एसएल अपने को नहीं दिखते, क्योंकि वहां पे मार्केट साइकोलॉजिकली काम करता है। चार्ट में कुछ चीजें दिख रही है क्लियर, साइकोलॉजिकली ऐसा नहीं हो रहा होगा, मार्केट कुछ और काम कर रहा होगा। तो 30% हम लोग गलत तो हो सकते हैं ना, बट उस 30% को कैसे सुधारना है वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे भी राउंड नंबर का खेल है, वो हम वन बाय वन करके समझते हैं। तो चार्ट किधर गया भाई, इधर गया। यहाँ पे अब जैसे कि मैं आपको चीजें समझाता जाऊंगा। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इस चार्ट में, यहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कोई राउंड नंबर है क्या, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे एक राउंड नंबर है। देखिए अब ये राउंड नंबर है, यहाँ पे अपने को सेल करना है कि नहीं करना, यहाँ पे सवाल ये आता है। अच्छा चार्ट में स्टॉप लॉस कहाँ है जी, ये रहा पिछले दिन का चार्ट, एक अपर साइड का मोमेंटम, एक रिट्रेसमेंट किया, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट मार्केट ने 500 के पास तक किया, सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो आसपास के सेलर को हो सकता है बायर वगैरह को निकाल के फिर से बायर मार्केट में बैठ गए। क्लियर दिख रहा है ना, मार्केट ने बेस बनाया तो स्टॉप लॉस तो कायदे से नीचे है। अब कायदे से यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। मार्केट में एक नॉर्मल एक मार्केट ने ओपनिंग करी और मार्केट धीरे धीरे इस तरीके का पैटर्न बनाते बनाते मार्केट ऊपर गया। कहां तक चला गया जी, 500 के पास। अब 500 के पास चला गया, आपको करना था सेलिंग। मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे सेल वगैरह कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट होना ही होना है। क्यों होना है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर चला गया धीरे धीरे। आपको स्टॉप लॉसेस नीचे, तो ऊपर कोई स्टॉप लॉस थे नहीं थे। मार्केट यहाँ पे देखो बहुत केस है, ऊपर जाते समय मार्केट कैसे जा रहा है। सपोज आपका स्टॉप लॉस हुआ या आपने ट्रेड नहीं किया, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आती है कि आपको राउंड नंबर पे काम करना है कि नहीं करना। पहली बात, मार्केट में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया बायर्स और इन जोन के बीच में। इसके अलावा इस राउंड नंबर पर आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियस डे बायर अब सेफ है। न्यू सेलर इनवाइट किया जाएगा। इस चार्ट में बायर भी ठीक से नहीं आ पाए। बायर क्यों नहीं आ पाए ठीक से, ये प्राइस का मोमेंटम अगर आप समझ पाते हैं तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बायर ने ठीक ढंग से बैठ नहीं पा रहे हैं। हर ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल, तो बायर को ठीक से यहाँ पे बैठने नहीं देगी। तो एक तो बायर इस चार्ट में कोई भरपूर है नहीं, यहाँ जो बायर थे अब उनका डिस्टेंस हो गया। दूसरी बात, लॉन्ग विक कैंडल नियर राउंड नंबर 500 के पास, 48,000 के पास, इस प्रकार की कैंडल स्टॉप लॉस का काम करती है। इस प्रकार की कैंडल क्या बताती है, मार्केट में सेलर चालू हो गए, मार्केट में सेलिंग चालू हो गई। इस प्रकार की कैंडल ये बताती है। तो डिस्टेंस, अब यहाँ पे देखो चार्ट में अब आपको क्या समझना है, क्या यहाँ पे आंख बंद करके काम करना है, कितना समझना है यार, ये बायर के डिस्टेंस हो गए क्रिएट। यहाँ पे तो मार्केट को टारगेट अब किया नहीं जा सकता। यहाँ पे प्राइस ने रिट्रेसमेंट करता हुआ ना ऊपर की तरफ गया हुआ है। 500 के पास अगर मैं सेल कर दूं, ऐसा ना हो कि मार्केट में नीचे जो बायर है अगर वो इनफ नहीं हुए, तो सेलिंग करने के बाद जब सेलर को स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएंगे तो क्या पता मार्केट फिर ऊपर मोमेंटम कर दे। तो पॉसिबिलिटीज क्या लग रही है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या लग रही है कि मार्केट यहां से ऐसे इनको टारगेट करेगा या मार्केट सेलर को इनवाइट करके ऊपर जाएगा। अगर ये पॉसिबिलिटी समझ में आ गई तो मार्केट में इस राउंड नंबर पर आप सेल नहीं करोगे। यहाँ पे क्या करोगे, मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, सपोर्ट एरिया पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। मार्केट में इस प्रकार के अगर आपको कैंडल समझ में आ रहे तो आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, यहाँ पे सेल नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस नंबर पर हमने सेल नहीं करना था। क्यों नहीं करना था वो रीजन बताया। धीरे धीरे आगे चलेंगे, हर एक सवाल इसके अंदर आपको मिलते जाएंगे जितने आपने क्वेश्चन पूछे हैं। मार्केट में फिर से क्या हुआ जी, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक बेस बना के मार्केट वापस ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो नीचे क्या है, बायर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पे पड़े हुए हैं। चार्ट में ऊपर कोई स्टॉप लॉस दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। 5 तारीख को नीचे केवल मार्केट में स्टॉप लॉस पड़े हैं और मार्केट ओपनिंग के बाद डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे कोई राउंड नंबर है, नहीं है। यहाँ पे कोई राउंड नंबर है, नहीं है। राउंड नंबर कहाँ पे था, इस वाले चार्ट में, यहाँ पे। अच्छा ये मैंने मार्किंग क्यों किया, ये कहाँ से गया है, 48,000। अब ये जो था बायर, यानी कि जो बायर एक्टिव हुए वो कहाँ पे हुए मार्केट में। अगर आप पहले तो ट्रेंड देखें, सर पॉजिटिव है, यस
बायर आने के चांसेस कितने हैं? सर मैक्सिमम है, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव था और मार्केट राउंड नंबर पे सपोर्ट ले रहा है, तो बायर के एक्टिव होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऊपर कोई स्टॉप लॉस है? नहीं है। अब ऊपर स्टॉप लॉस है नहीं, सारे स्टॉप लॉस मार्केट में बायर के डाउन साइड में पड़े, 48,000 का नंबर है। लेकिन अगर मैं इसको यहां से ऐसे करके मेजर करूं तो 300 पॉइंट का डिस्टेंस है। हमें यहाँ पे क्या करना है, राउंड नंबर को डायरेक्टली टारगेट नहीं करना, क्योंकि मार्केट में डिस्टेंस अभी 300 साढ़े 300 पॉइंट का दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब मार्केट ओपन होके ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया, सेल करना है तो सेलिंग का ट्रेड आप मार्केट में पकड़िए। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो कैंडल मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ये कैंडल अब आपको बीच में कहीं कहीं जो हमने कैंडल स्टिक पढ़ा है ना, वो कैंडल आपको बताएगी क्या हो रहा है। इस प्रकार की कैंडल मार्केट ने, क्योंकि नीचे मार्केट ने इस प्रकार का बेस बनाया, कहाँ पे बनाया, 48,200 के ऊपर। इस प्रकार की कैंडल जब गिरती है तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसी कैंडल क्यों बन सकती है, उसके पीछे का क्या कारण होता है। या तो रिटेल प्लेयर को सेल करने का मौका मार्केट नहीं देना चाहता इस प्रकार की कैंडल बना के, और वो मार्केट कंटिन्यू करना चाहता है। एक दूसरा, इस प्रकार की जो कैंडल बनी है, मार्केट क्या हो सकता है कि यहां से एक ब्रेकडाउन वगैरह करके घूम जाए, बट आपको पता है कि भाई 200 का नंबर ब्रेकडाउन हो गया, बायर के सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, अब ऊपर भी स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए, लेकिन जो बड़ी कैंडल बन रही है ना, अगर यही बड़ी कैंडल ना बन के मार्केट में क्या होता, कुछ कंडीशन घटती। कैसी कंडीशन घटती, सपोज मार्केट में ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न किसी सपोर्ट एरिया के पास या पीछे कोई कैंडल का ऐसा कोई जोन या कोई मार्केट का रिएक्शन जोन हो, उस जगह पर अगर ऐसा बने तो मार्केट के अंदर फिर क्या हो सकता है, वो कंटिन्यूएशन में काम करेगा। तो ये कंटिन्यूएशन की निशानी है। मार्केट में क्या हुआ, नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े थे, मार्केट नीचे की तरफ आया, लेकिन हम ऊपर से बैठ के डायरेक्टली राउंड नंबर का वेट नहीं करेंगे कि ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है, जोन का ब्रेकडाउन हो गया, जहां तक मार्केट कंटिन्यू चल रहा है, जैसे ये स्विंग का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ना, बस आपके प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि राउंड नंबर पे जो बायर थे, ऊपर स्टॉप लॉस नहीं थे, तो कैसे उनको टारगेट करने के लिए मार्केट नीचे आया, और इवन मार्केट पूरा नीचे आ गया। क्यों आ गया, यहाँ पे फिर से बायर को इनवाइट किया गया आफ्टर गुड फॉल। अब देखो ट्रेडर के दिमाग में क्या बैठता है, यार मार्केट खुला तो सही था, मार्केट पिछले दिन तो बहुत अच्छा रैली करके गया, मार्केट ने काफी ज्यादा ना अब गिरावट कर दी है, तो मेरे हिसाब से अब गिरना नहीं चाहिए। बस यहाँ पे क्या हो जाती है, बाइंग शुरू हो जाती है। तो मार्केट क्या कर रहा है, फिर से बायर को इनवाइट करके यहाँ पे फिर से मार्केट ने उनको निकाल दिया। अब पीछे के चार्ट में जितनी भी बाइंग हुई है, वो सारी की सारी बाइंग एग्जॉस्ट कर दी गई। मार्केट यहाँ 800 को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि सभी बायर्स निकल गए हैं, और यहाँ खास बायर्स थे भी नहीं। जैसे पीछे के चार्ट में हमने डिस्कस किया, इस चार्ट में कोई खास बायर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मार्केट में क्या होता है कई बार कि सर मार्केट में 800 का वेट कर रहा था, 800 से पहले मार्केट घूम गया। क्यों घूम गया, क्योंकि पीछे के चार्ट में अच्छे खासे गिरेक्शन के बाद पीछे के सभी बायर्स को मार्केट ने निकाला, और मार्केट क्या कर रहा है, यूटर्न मार गया। ठीक है, ये हमारे मतलब का नहीं है, यूटर्न क्या था, हमने केवल 800 के नंबर को एग्जांपल दिया। अब इस चार्ट में आ जाइए, यहाँ पे क्या है जी, 48,000 का नंबर, ये रहा आपके पास 48,000 का राउंड नंबर, ये रहा करंट डे का हाई। नाउ चार्ट में कहानी क्या है, एक सेलिंग जबरदस्त हुई, मार्केट ने पीछे के सभी बायर्स को निकाल के फिर से मार्केट में एक रैली ऊपर की तरफ हुई है। अब इस चार्ट में क्या क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे सेलिंग नहीं हुई होगी, चार्ट में यहाँ पे सेलर भी है, चार्ट में यहाँ पे बायर भी है, तो बायर के स्टॉप लॉस भी हैं, सेलर के स्टॉप लॉस भी हैं। उसके बाद करंट डे का हाई है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, राउंड नंबर का ब्रेकडाउन पर लॉन्ग नहीं जाना, क्योंकि सेलर ठीक से, यहाँ ठीक से लिखना था, ये हो गया गड़बड़। ठीक है, यहाँ राउंड नंबर का ब्रेकडाउन पर लॉन्ग साइड नहीं जाना। जैसे कि सर यहाँ पे राउंड नंबर है, अभी हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, सर मार्केट ना ऐसे करके ऊपर जाके ब्रेकडाउन कर गया, चलो कॉल साइड ले लेते हैं। यही थॉट होता है ना कि सर राउंड नंबर का ब्रेकडाउन था, मैंने कॉल साइड ले लिया, मार्केट ने तो मुझे ट्रैप कर लिया। यहाँ लॉन्ग साइड नहीं जाना, क्योंकि मार्केट में ठीक से सेलर एक्टिव नहीं हुए अपसाइड, और मार्केट कितना डाउन जाएगा ये आइडिया नहीं, बिकॉज प्रीवियस डे में बायर्स के स्टॉप लॉस हैं चार्ट में। मतलब क्या है, इस चार्ट को ध्यान से समझिए। पहली बात, प्राइस अगर किसी नंबर का ब्रेकडाउन करके ऊपर जाए तो क्यों जाए, उसके पास सेलर के इनफ स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। तो सर सेलर की इनफ स्टॉप लॉस हैं, तो यहाँ पे भी तो सेलिंग हुई है ना, बिल्कुल ठीक बात है, सेलर के स्टॉप लॉस हैं, लेकिन यहाँ से ना उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है बाबू, इसीलिए मार्केट को हम इसको अभी महत्व नहीं दे सकते ब्रेकडाउन के बाद। करंट डे में देखा जाए, करंट डे का हाई लगाने के बाद प्राइस ने यहाँ से मोमेंटम किया, अपने ही करंट डे से रिजेक्शन लिया हुआ है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, मार्केट में बड़ी सी कैंडल बनने के बाद यहाँ तक तो वेट करते हो, आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, कम से कम इस कैंडल के नीचे। तो एक्चुअल में सेलर या तो इस कैंडल में एक्टिव हुए हैं, या फिर वो डे लो या 500 के नीचे एक्टिव हुए हैं यहाँ पे। तो इसीलिए चार्ट में मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि सेलर को ठीक ढंग से एक्टिव नहीं करवाया गया और मार्केट ऊपर चला जाए। अब देखो चार्ट में हमें तो दोनों तरफ दिख रहे हैं कि सर स्टॉप लॉस तो हैं, लेकिन इस स्टॉप लॉस से पहले यहाँ पे इतने स्टॉप लॉस हो कि मार्केट घूमने में उसका फायदा हो। तो पहली बात, सेलर ढंग से एक्टिव नहीं हुए, ये वाले एसएल मार्केट में दूर पड़े हैं,
नीचे बायर के एसएल पड़े हैं। अगर आपने ये थॉट लगा भी लिया कि सर मान लो कि मेरा सेटअप काम कर जाए, ब्रेकडाउन हो गया 500 का, बाकी के लोग सेल करने आ गए, मैं ट्रेड कर लूं, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा क्या गारंटी है, या मार्केट और 100 पॉइंट नीचे आके 825 पे 800 पे ऊपर जाएगा क्या गारंटी है, नीचे कितना जाएगा इसका लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं है लॉजिक? क्योंकि चार्ट में बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं। जिस चार्ट में बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं तो मार्केट हो सकता है केवल वार्निंग देके घूम जाए, हो सकता है मार्केट पूरा निकाल दे, हो सकता है मार्केट धीरे धीरे करके कुछ मोमेंटम और करे, 80% तक करेक्शन करके फिर घूमे। आपको तो पता ही नहीं है। तो जब आपको ये ना पता हो कि मार्केट कहां से यू टर्न लेगा कैसे, क्योंकि पीछे अगर हाँ स्टॉप लॉस नहीं होते, चार्ट नहीं होता, तो मान लेते कि भाई पीछे चार्ट में कुछ है नहीं, मार्केट करेगा कि ब्रेकडाउन हो गया, चलो मार्केट में काम कर लेते हैं। लेकिन मार्केट ने वैसा काम नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ब्रेकडाउन हुआ तो इस पे लॉन्ग होने से पहले आपके पास सेलर के स्टॉप लॉस और पीछे के चार्ट में स्टॉप लॉस ना हो, या आसपास चार्ट में स्टॉप लॉस ना हो, ये बात का ध्यान रखें। दूसरा, पैरेलल इंडेक्स को ध्यान में रख के चलें। अब यहाँ पे बेस बन गया, बेस बनाने के बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिंपल सा थॉट है, आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ है कि अगर प्राइस का ब्रेकआउट होगा कंसोलिडेशन के बाद राउंड नंबर का, तो प्राइस में क्या होगा और उसके बाद फिर क्या होता है। यहाँ पे आपको चार्ट समझ लिया, वापस इस वाले चार्ट में आते हैं। यहाँ पे प्रीवियस डे सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है कि ये पूरा रेंज का ब्रेकडाउन हुआ। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, ये जो रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, तो पहली बात, फास्ट मोमेंटम में सेलर ढंग से मार्केट में एक्टिव नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? ड्यू टू फियर। ऐसा नहीं ट्रेडर को यहाँ पे मौका नहीं मिला, मौका तो मिला, लेकिन फास्ट मोमेंटम जब भी मार्केट में होती है तो ट्रेडर वहां पे बाइंग करने से पहले पुल बैक या रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, वो काम नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, प्राइस यहां से तो गिरा, तो ऊपर के सेलर तो हैं, इस बीच में चार्ट में सेलर नहीं आए होंगे, रैंडम हो सकता है कि आसपास कहीं पे घुसने की कोशिश कर रहे हो गिरावट के बाद, ठीक है। तो नो बायर। अच्छा, यहाँ पे बायर क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग 500 के नीचे किया, तो बायर के स्टॉप लॉस नहीं है। क्लोज बिलो 500, राउंड नंबर नॉट इंपॉर्टेंट इन फ्लैट ओपनिंग। अब यहाँ पे मान लो कि मार्केट 500 के नीचे हुआ और यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता, यहाँ पे राउंड नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, आप क्या करोगे, बाइंग करोगे, सेलिंग करोगे, नीचे स्टॉप लॉस तो है नहीं। और आपको भी पता है कि जब स्टॉप लॉस नहीं है और प्राइस जब राउंड नंबर का फ्लैट में ओपनिंग करके ब्रेकआउट करेगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो बायर मार्केट में आएंगे। और मार्केट नीचे जाना नहीं चाहता तो मार्केट क्या करेगा, कभी ब्रेकआउट करेगा फिर ब्रेकडाउन कर जाएगा, फिर मार्केट में सेलर को लगेगा मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट ब्रेकआउट कर जाएगा। तो राउंड नंबर ऐसी कंडीशन में इंपॉर्टेंस नहीं होता, यानी कि मार्केट परेशान करेगा। अगर ऐसी जगह पे मार्केट क्लोज हुआ जहां पे एक तरफ मार्केट में केवल एसएल है, दूसरी तरफ एसएल नहीं है, तो मार्केट के पास दो ही सिचुएशंस होते हैं, वो मैंने आपको भी समझाया स्टार्टिंग में। अच्छा, अगर फ्लैट ओपनिंग हुई है इस तरह के चार्ट में दो पॉसिबिलिटीज है, पूरे दिन मार्केट अपने आप को रेंज में रखे, ना बहुत बड़ा मोमेंटम करे ना बहुत बड़ा, अगले दिन हो सकता है गैप अप गैप डाउन केवल देके काम कर ले। दूसरा, मार्केट पहले ब्रेकआउट करेगा फिर ब्रेकडाउन कर देगा, फिर ब्रेकआउट करेगा फिर ब्रेकडाउन कर देगा, धीरे धीरे फिर यहाँ पे मार्केट ऐसा कुछ मोमेंटम करके या तो एसएल की डायरेक्शन में डायरेक्टली चला जाएगा या फिर किसी तरफ ट्रैप बनाएगा, फिर मार्केट डायरेक्शन में जाएगा। सर आप कहते हैं चार्ट रेट। हाँ जी। तो अब यहाँ पे हमारे पास बायर के स्टॉप लॉस थे, मार्केट खुल गया गैप अप, ठीक है जी। अच्छा, अब गैप अप के बाद 47,800 का एक रेजिस्टेंस आपको दिखा, मार्केट ने एक मोमेंटम किया, वापस नीचे की तरफ आया। अब 47,500 का नंबर था, सर ब्रेक क्यों नहीं हुआ? इस चार्ट में सेलर्स आ गए कल के लास्ट सेलिंग के मूव को देख के, डाउन साइड बायर नहीं है, 500 का नंबर ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ अभी के सेलर पैसे बना लेंगे, यानी कि बाकी के सेलर पैसे बना लेंगे। मतलब क्या हो रहा है, किसी ने जब यहाँ पे काम नहीं किया होगा और जब प्राइस उसको ऊपर मिल रहा है तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो सेल करेगा, ऑब्वियसली सेल करेगा। सेलर को मार्केट ने एक्टिव करवा दिया, नीचे के चार्ट में बायर थे नहीं, तो मार्केट को 500 का नंबर ब्रेक डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे में फिर यहाँ के जो ससुर है ना, ये फिर समझदार हो जाएंगे, और मार्केट चाहता नहीं कि ये समझदार बने, इसीलिए मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं करेगा। तो आपको अगर ट्रेड करना है तो यहाँ पे फिर इंतजार मत करना है कि सर 500 का नंबर ब्रेक डाउन क्यों नहीं हुआ, मैं तो ऊपर सेल करके बैठा हुआ था, मार्केट नीचे आया लेकिन 500 के नंबर से पहले डब्ल्यू पैटर्न बना के घूम गया, तो यहाँ पे मार्केट ने काम क्यों नहीं किया। उसके पीछे चार्ट की साइकोलॉजी को हमने समझा कि एक्चुअल में इस जगह पे हो क्या रहा है। इस जगह पे प्राइस में अगर किसी ने सेल किया होगा रेजिस्टेंस पे और नीचे मार्केट में कुछ है नहीं, तो ब्रेकडाउन करके मार्केट राउंड नंबर का क्या करेगा। एक तो कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सर इसने ब्रेकडाउन नहीं किया, क्या पता निफ्टी ने अपना डे लो और प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन कर दिया, क्या पता निफ्टी ने अपना डे लो के साथ राउंड नंबर का लेवल ब्रेक कर दिया, इस वजह से ये भी ब्रेकडाउन नहीं करेगा। बात क्लियर हो गई। अच्छा, गैप अच्छा था,
चार्ट में बॉटम में स्टॉप लॉस है नहीं, 800 पे सेलिंग हुई, स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हमारा सबसे बेटर ट्रेड क्या बनता है? मार्केट में करेक्शन हो गया, करेक्शन कितना छोटा मोटा करेक्शन हुआ है कि ऊपर से नीचे तक मार्केट में 200 पॉइंट का करेक्शन हुआ है, यहाँ से जो मार्केट सेलिंग करने आया नीचे तक 200 पॉइंट का करेक्शन हुआ है, तो ठीक है, सेलर को भी इनवाइट कर लिया गया, ऑलरेडी सेलर मिल चुके हैं, नीचे स्टॉप लॉस नहीं, तो मार्केट के घूमने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और ये स्टॉप लॉस की कैंडल आपको दिख रही है कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। फिर मार्केट ने यहाँ पे जोन बनाया। अब ये जोन को मैंने आपको कितनी बार दिखाया है कि देखो पैराबोलिक मूव के बाद अगर मार्केट जोन बना रहा है फिर ब्रेकआउट करता है तो बाय मत करना। क्यों मत करना? मार्केट में फिर फर्दर बायर एक्टिव हो चुके होंगे, मार्केट क्या करेगा? आपको ट्रैप कर लेगा, कभी कभी छोटे से मोमेंटम के बाद ऊपर निकालेगा या जाएगा। अब जैसे आज का मार्केट था उसमें लगभग 143 पॉइंट का प्रीमियम में मोमेंटम हुआ जब मैं निकला, और जहां से मैं निकला प्राइस वापस वहां पे गया तो उस समय प्रीमियम केवल रह गए थे 39, यानी कि 100 रुपया साफ। तो अगर मैं वहां पे नहीं निकलता तो 100 रुपया मेरे साफ होते, 39 रुपीज का फिर क्या करते? या तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लेते फिर, या फिर बड़े मोमेंटम कैप्चर करते। तो क्या होता है, कभी कभी मार्केट में ऐसे करके निकाल के फिर कंटिन्यू करेगा, या फिर मार्केट टोटली बायर को अगर पूरा मौका दे रहा है तो मार्केट उसको पूरा सपाचट करेगा, अगर इतने प्यार से मौका दे रहा है तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर से क्या हुआ, 48,000 का नंबर 48,000 तक नहीं गया, उससे पहले ही रिवर्सल हो गया क्योंकि यहाँ बायर्स को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, पहले ही बायर ग्रीड में बैठा हुआ है, बायर लालच में ऑलरेडी बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है जी? प्राइस ने रिवर्सल दिखाया, राउंड नंबर का ब्रेकडाउन नहीं किया तो पॉजिटिव साइन, ट्रेडर को ये पता है। फिर सर बहुत तेजी से रैली आई, उसको इस तेजी की रैली का मतलब नहीं पता है कि तेजी का रैली का मतलब क्या है। कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट हो गया, उसके लिए हो गई बाइंग। तो फर्दर मार्केट 48,000 पे जाके बोलोगे कि सर मैं तो सेल करूंगा तब जब मार्केट में बायर एक्टिव होंगे। भाई चाचा बायर एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में, अभी मार्केट 48,000 के ऊपर जाएगा तो बायर बल्कि भाग जाएंगे। तो इसीलिए मार्केट ने यहां तक केवल मोमेंटम किया 925 975 तक, यहां पे 75 पॉइंट मूव करने में उसके सर में दर्द हो गया। क्यों हो गया? वो सरदर्दी क्यों ले? जब बायर ऑलरेडी मार्केट में बैठा हुआ है, लालच में देख के मार्केट बैठा हुआ है, तो मार्केट उसको ट्रैप करने में टाइम थोड़ी लगाएगा। और यहाँ पर सर क्या हो रहा है, यहाँ सर मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा बहुत तेज यहाँ तो पूरा साइडवेज था मार्केट। देखो अगर मार्केट में, मैं आपको एक पैटर्न और बता दूं, अगर इस प्रकार की रैली चार्ट में आपको दिखे और मार्केट आपके डायरेक्शन में आके ना आपको स्टॉप लॉस ना दे, यानी कि सपोज आपने अगर यहाँ पे कहीं पे नीचे रखा होगा 800 के नीचे निकलेगा तब करेंगे, कैंडल क्लोज होगा तब निकलेंगे 5 मिनट पे, मार्केट आपको परेशान कर रहा है, वो परेशान नहीं कर रहा, वो आपके जैसे और लोगों को भंडारा का न्योता दे रहा है कि मैं ऊपर के लेवल पे सपोर्ट पे काम कर रहा हूँ। आप यूट्यूब चैनल पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी वीडियोस हैं, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, नॉलेजेबल तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको सपोर्ट पता है, रेजिस्टेंस पता है, जो उसी पे मास्टर हो, उस मास्टरिंग पे पैसा बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं किताब पढ़ के आ गए, उसका वीडियो देख के आ गए, उसका वीडियो देख के आ गए, अपना चैनल खोला और आपको पढ़ा रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वो क्या पढ़ाते हैं, ब्रेकआउट के बाद अगर प्राइस अपर लेवल पे सस्टेन कर जाए तो मार्केट में ब्रेकआउट यानी कि वो सफल हो गया। लो जी सफल हो गया, मार्केट में कितनी बार सफल हो रहा है जाके चेक करो। ये भाई हर ट्रेड के मूव के पीछे की आपको इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा। तो जो लोग सही से जानते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो आपको ऐसा चैनल पे कभी नहीं बताएंगे। ऐसे बहुत सारे चैनल वाले हैं जो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, वो अच्छा बताते हैं। अब यहाँ पे मार्केट कर क्या रहा है, हम जैसों को और इकट्ठा कर रहा है, आओ जी आओ जी आओ जी। उसके बाद फिर मार्केट में ये जो ब्लड बात होता है ना, वो ऐसे ही होता है। अब ऐसे में सेलर को आने नहीं दिया यहाँ रिटेलर में। क्यों नहीं आने दिया? फास्ट मोमेंटम, पैनिक मोमेंटम में बायर या सेलर जल्दी नहीं आ पाते हैं। जो हाल यहाँ पे था वही हाल यहाँ पे है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको चार्ट में समझ में आया। अब यहाँ तक जो मैंने आपको चार्ट समझाया 9 तारीख तक, यहाँ पे चार्ट पूरा क्लियर हो गया। और अगर यहाँ से किसी का कोई रिलेटेड कोई सवाल या कोई जवाब है तो मुझे बताइए। सर ये जो बीएस चार्ट मार्केट में इस जगह पे काफी अच्छा मोमेंटम जनरेट हुआ था। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे जो बायर आ गए तो छुइए, मैक्सिमम हो सकता है इससे ज्यादा नीचे स्टॉप लॉस क्या रखेंगे भाई, स्विंग से ज्यादा नीचे स्टॉप लॉस क्या रखेंगे। क्या हो रहा है ना, मार्केट जब सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट में ये जो पैनिक मोमेंटम आई, अब यहाँ पे आपको चीजें समझनी है। देखो एक तो नीचे 47,500 का नंबर आपको दिख रहा है, पहली बात। लेकिन 47,500 की कहानी नहीं है, कहानी ये है स्मार्ट मनी एक्चुअल में, जो स्मार्ट मनी का डायरेक्शन था वो सेल साइड में ही था। हमें तो नहीं पता ना कि सेल साइड में था कि बाइंग साइड में था। एक्चुअल में स्मार्ट मनी का जो डायरेक्शन था वो सेल साइड में था। तो ये जो मूव यहाँ से गिरना शुरू और यहाँ तक हुआ ना, आप ये पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, केवल ट्रेड में बैठ सकते हो। ये नैया यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, ये समुद्र पार कराएगी, वो आपके हाथ में है। आपके हाथ में ये नहीं है कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा। मार्केट को कायदे से भाई 47,500 का नंबर है, यहाँ ब्रेकडाउन करके काम खत्म कर देना चाहिए था, यहीं कहीं क्लोज होना चाहिए था। लेकिन अगर गिर रहा है तो स्मार्ट मनी के पास कुछ ना कुछ तो होगा ना सेल करने के लिए, तभी उसने सेल किया। तो ये आप छोड़ दीजिए कि मार्केट में, ये मैं भी नहीं जानता कि मार्केट में सर इतना बड़ा रैली हो गया क्यों हो गया, जबकि स्टॉप लॉस तो 47,500 के नीचे थे, इसके नीचे तो खत्म हो गए, प्राइस तो यहाँ तक गिर गया। भाई हो सकता है स्मार्ट मनी का मूड ही कर रहा हो सेल करने का, आज वो बीबी से लड़ गया तो मैं सेल करूंगा मार्केट में, तो सेल कर दिया उसने। हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब इस बात से है
कि सर क्या ये ब्रेकआउट पे मैं बाय करूं कि ना करूं, और यदि मैं सेल करके बैठा हूं और ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या मैं डर के भागूं या ना भागूं। अगर सेल करके बैठे हो तब तो मार्केट में ऊपर स्टॉप लॉस लगा के चुप्पा बैठे रहो, राउंड नंबर के ऊपर निकलेगा 48,000 के ऊपर तो बात करेंगे, अदरवाइज मार्केट में बैठे रहो, ऐसी पैनिक मोमेंटम पकड़ में आ जाएगी। अब वो हमारे ऊपर है कि हम कितना झेल पाते हैं। ठीक है जी, टारगेट मिले भाग जाओ। अच्छा और किसी का कुछ? अरे बाकी लोगों के कोई डाउट नहीं है, क्लास रिपीट नहीं होगी ये वाली, ध्यान रखना है, ये क्लास रिपीट नहीं होने वाली। आगे का कोई भी क्लास रिपीट नहीं होगा, जो भी टॉपिक है वो सब 2-2 3-3 दिन के टॉपिक है, ध्यान रखना। फिर ये जी नीचे क्यों नहीं आया, चलो यहाँ पे क्या हुआ है सर, देखिए एक तो प्राइस अगर नीचे आए तो अच्छा नीचे क्यों आएगा प्राइस, पहले तो ये बताइए। नीचे आने के कितने कारण है मार्केट को? 2 कारण है, ये वाला, ये पहला चार्ट। भाई साहब बड़े बड़े लेट हो आप। हाँ जी सर, ये विक का मतलब क्या होता है ना, मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गई राउंड नंबर के पास। मान लो मैं चाहता हूं, मैं अभी मार्केट को खोला और मैं जैसे खोल रहा हूँ 10:21 पे मैंने देखा कि रेड कैंडल बनी है। मेरा डिसीजन यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे सेल करूँ कि मैं यहाँ पे बाय करूँ? अगर मैं सेल करूँ तो क्यों करूँ, उसका आपके पास कोई अगर आंसर हो तो बताइए, और अगर मैं यहाँ पे बाय करूँ तो मैं क्यों करूँ, उसका आंसर बताइए। ठीक है, मान लेते हैं कि इस चार्ट में बायर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइस जिस हिसाब से जा रहा है बायर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, और यहाँ पे हम सेल कर भी दें तो मैंने अभी तक के क्लास में कितनी बार ऐसा मैंने बोला, राउंड नंबर पे नेगेटिव कैंडल देख के डायरेक्टली सेल कर दो? क्या कभी ऐसा एक बार भी बोला है मैंने? नहीं बोला। मैंने सेल करने का एक तरीका बताया है। तरीका क्या बताया है? यदि मार्केट में रिजेक्शन कैंडल बना तो सबसे पहले तो ये एक एसएल कैंडल है, पहली बात। या तो एसएल कैंडल की लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करके प्राइस वापस ब्रेक डाउन करेगा तो मैं मार्केट में सेल कर लूंगा इन बायर को टारगेट करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर प्राइस ने यहाँ पे जाके केवल एक सिंगल कैंडल बनाया तो मैं यहाँ पे दूसरा पहलू भी समझूंगा कि भाई मैं तो सेल कर ही रहा हूं, बाकी के जो लोग हैं वो यहाँ पे बाइंग करेंगे कि सेलिंग करेंगे। जाहिर सी बात है कि राउंड नंबर रेजिस्टेंस का काम करेगा, नेगेटिव कैंडल रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो सेलर की संख्या यहाँ पे बढ़ने वाली है। क्या यहाँ पे कोई बाय करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, किसी ने अगर यहाँ पे बाय किया होगा तो ऐसी कैंडल देख के वो क्या सोचेगा? निकलेगा ना। तो अब आपका सवाल का जवाब आपके पास ये कि यदि आप यहाँ कहीं पे बाइंग करेंगे तो ऐसी कैंडल को देख के आप भी डरेंगे। तो जब आपको डर लग रहा है और नीचे जिस हिसाब से मार्केट ने मोमेंटम किया हुआ है ना सर, ये वाला जो मोमेंटम, ये देखने में अभी आपको बहुत आसान लग रहा है यहाँ पे, लेकिन जब प्रीमियम के चार्ट पे हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे मिला कुछ भी नहीं होगा। इसी वजह से ट्रेडर को डर लगता है। आज मार्केट में ओपनिंग के अंदर ही जैसे 2-4 कैंडल को छोड़ के ट्रेड में कॉल में ट्रेड लिया, कोई मोमेंटम ही नहीं था। जब नीचे आया तो ससुरा उसी जगह पे मार्केट में 13,000 रुपए का लॉस चल रहा था। भाई मैंने यही बाय किया, यही 13,000 का लॉस है, ये हद हो गई। तो क्या हो रहा है ना, मेरा भी वहां पे साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता है, मेरे भी दिमाग में थिंकिंग आती है कि यार अब ये मूव आया ना, अब रिकवर हो जाए, उसके बाद सोचो फिर से मार्केट उतना ही गिर जाए, तो आदमी यहाँ पे क्या सोचेगा? भाई मार्केट लगता है गिर ही जाएगा, पैसा नहीं बनने देगा। वहां पे फिर डिसिप्लिन काम आता है। यहाँ पे भी सेम साइकोलॉजी है कि इस प्रकार की रैली के बाद, बड़ी सी कैंडल के बाद मार्केट आप ऐसा करता है तो सेलर का या बायर का दिल टूट जाता है। फिर मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगा तो वो तो बुकिंग करने की सोचेगा। तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि बायर ठीक ठाक तरीके से या तो लंगड़ाते लूलते यहाँ पे पहुंचे हैं, उनके पास हाथ में कुछ है नहीं, कटोरा खाली है, और ऐसी कैंडल में केवल एक प्लेयर काम करने वाला है। अब उसी प्लेयर के साथ अगर मैं काम कर लूं तो मैं नपने वाला हूं। तो मुझे अगर सेल करना है तो मुझे इस कैंडल को समझ के, प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेड करना है। जो पैटर्न स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, चार्ट के कितने स्ट्रक्चर होते हैं ऊपर जाने के और चार्ट के कितने स्ट्रक्चर होते हैं नीचे आने के, ये 3 से 4 पैटर्न इसके हैं, 3 से 4 पैटर्न इसके हैं। उसी को समझते हुए हम यहाँ पे सेल करेंगे, लेकिन एक कैंडल पे नहीं करेंगे। तो जब सेलर एक्टिव हो रहे हैं तो मार्केट में देखो फिर ये स्टॉप लॉस की कैंडल्स आपको दिख रही है। यहाँ पे क्यों नहीं मिला ऐसा मार्केट? क्योंकि मार्केट को स्टॉप लॉस क्रिएट करना था किसी पॉइंट पर। सेलर किसी पॉइंट पे, सेलर यहाँ एक्टिव नहीं होगा, सेलर किसी न किसी पॉइंट पे एक्टिव होगा, और जैसे एक्टिव हुआ फिर देखो यहाँ का मोमेंटम और यहाँ के मोमेंटम में आप फर्क देख लो कि मार्केट में क्या हुआ है। हाँ, क्या समझना है इसमें? भाई साहब कोई भी चार्ट उठा के देख लो, अगर मार्केट यूं गया है ना, यूं 8 दिन बाद 7 दिन बाद मार्केट वापस ऐसी मिलेगा आपको। और जब तक वो अपना स्विंग ब्रेक नहीं कर देता मार्केट में, फिर ऐसी रैली नहीं दिखने वाली। कहाँ गया, कौन से चार्ट पे थे भाई हम? यहाँ तक बातें क्लियर हो गई आप लोगों को? यहाँ तक चीजें समझ में आई अभी तक, या इससे और आसान करने की जरूरत है? क्लियर है। तो आज का जो पार्ट है वो यहीं पे खत्म करते हैं, आज का जागरण, क्लास स्टॉप करते हैं और फिर अभी हम बात करते हैं। निफ्टी में कितने पॉइंट कैप्चर किया आपने? लाइट चली गई तो मर्जी। मैं कल हाँ, अच्छा जी, तभी मोर्चा मार गए आप, तभी हम कह रहे थे कि ट्रेड लिया लो। फिर कल से मिड कैप और बैंक निफ्टी चलेगा बस। अब कल से मैं यही ट्रेड करूंगा मैं निफ्टी, क्योंकि या तो देखो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है,
या तो तीनों इंडेक्स में ट्रेड बनाया जाए, 1500 क्वांटिटी 500 इसमें 500 इसमें 500 इसमें 1500 क्वांटिटी में ट्रेड बनाया जाए, या तो एक ऑप्शन है 980 क्वांटिटी में बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया जाए, या फिर मिड कैप में ट्रेड बनाया जाए। तो ज्यादातर क्या है ना, अपनी महारत हासिल है बैंक निफ्टी के चार्ट पे, हम घूम फिर के यहीं पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में मैं कल से काम करूंगा रेगुलर, और जो भी वीडियोस मिलेगी ना अब आपको बैंक निफ्टी मिलेगी। अभी तक तो यहाँ पे देखो ज्यादातर आप देखोगे सेंसेक्स का ट्रेड है, सेंसेक्स का ज्यादातर मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया हुआ है कि चलो यार हाँ सेंसेक्स का ये हाल है। और सेंसेक्स ना थोड़ा सा मुझे ना मतलब कंफर्टेबल लगता भी नहीं है इसमें। तो चलो उम्मीद होती है बैंक निफ्टी में कि कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक इसकी क्या होगा। आपने देखा होगा सेंसेक्स में बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने रैली बहुत बड़ी कैप्चर करी है। बैंक निफ्टी में ये होता है कि हाँ ये अपने साथ, क्योंकि ये अपना क्या बोलते पकिया यार है ना, शुरू से साथ में यही रहा है,